तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा और डोवाल की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें पहले पहचानने से किया इनकार, फिर जेल से नेटवर्क चलाता है जैसा दे दिया बयान। दोस्तों अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया गया है, बताएंगे कैसे गैंगस्टर के नाम पर ट्रूडो ने उगला है जहर, लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करते हैं भारतीय एजेंट जैसा लगा दिया है भारत पर गंभीर आरोप। भारत के डिप्लोमेट वाले एक्शन लेने के बाद अब कनाडा भारत पर हमलावर होता नजर आ रहा है। दोस्तों भारत पर खिसियाती बिल्ली बनता नजर आ रहा है। बताएंगे निजर हत्या मामले में कनाडा ने गृह मंत्री अमित शाह जी तक का नाम घसीट दिया है, उनको लेकर क्या कहा है दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 4 देशों को एक साथ लाने में जुट गया है कनाडा। इन चारों देश को एक साथ ला करके भारत को गलत ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। विस्तार से सारी जानकारियां बताएंगे कितना दाव पेच लगा रहा है कनाडा। तो वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां भारत अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हिंद महासागर में अब बढ़ेगी अपने भारत की ताकत, जिसको कोई नाप तक नहीं पाएगा। चीन की तो हेकड़ी निकाल देगा अपना भारत। तो वहीं एक और बड़ी खुशखबरी की खबर है, हर एक भारतीयों के लिए सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पहले पहचानने से किया इनकार, फिर कहा वो जेल से नेटवर्क चलाता है। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा और डोवाल की सीक्रेट मीटिंग की बड़ी खबर। रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, बता दे क्या है ये खबर दोस्तों। कनाडा और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों ने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब उनका कहना है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और खालिस्तानी नेताओं पर हमले करने के लिए भारत लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की मदद ले रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले महीने भारत और कनाडा की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले हफ्ते सिंगापुर में थे, जहां पर कनाडा के अधिकारियों के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कनाडाई अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बात की थी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया है। वो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन वो अपने 700 से ज्यादा शूटर्स से जेल में बैठकर घटनाओं को अंजाम देता है और ऊसा नेटवर्क विदेशों तक फैला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की आशंका है। इस बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और दूसरे खालिस्तानी नेताओं पर हमले को लेकर कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि भारत के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी मिलकर कनाडा में ये सब कर रहे हैं। जी हां दोस्तों यूं ही नहीं, भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत से 19 तारीख तक में निकल जाने का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि दोस्तों बार बार भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा था। कनाडा भारत की नाक में दम करने की कोशिश कर रहा था और एक लिमिट जब हो गया उसके बाद भारत ने ये एक्शन लेकर के कनाडा को ऐसा जवाब दिया है कि अब कनाडा अमित शाह जी तक को लपेटने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे में कनाडाई अधिकारियों का आरोप है कि सूचना लगभग टॉप लेवल से भारत को भेजी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय राजनयिकों के बीच बातचीत और संदेशों में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के यानी RAW एजेंट के अधिकारी का संदर्भ है। इन्होंने ही आतंकियों पर हमले की मंजूरी दी थी। WP ने रिपोर्ट में लिखा कि कनाडाई अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अमित शाह जी के रूप में बताया है, जो मोदी के करीबी सर्कल के सदस्य हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। कथित तौर पर कनाडाई अधिकारियों ने शनिवार को सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शाह और अन्य सबूतों के बारे में डिटेल दी है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, ना किसी भी तरह की कोई निशानी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का नाम घसीटते घसीटते अमित शाह जी तक चले गए ये कनाडाई मंत्री, कनाडाई प्रधानमंत्री। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो वाकई में बिल्कुल सही लिया है और उसको आईना दिखाकर ही रहेगा अपना भारत, घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा कनाडा को, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और भारत का फैसला बिल्कुल सही है। ये बताते हुए अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने दोस्तों तो सामने लाइक का बटन है, हमें सपोर्ट मिलेगा, आप लाइक कर दीजिए ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताते रहे। वहीं बता दें कनाडाई राजनयिकों को निकालने पर पीएम ट्रूडो भड़कते नजर आए हैं। दोस्तों उन्होंने बोला है कि भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसा करके। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का इस्तेमाल कर उसके नागरिकों पर हमला करने तथा उन्हें अपनी ही धरती पर असुरक्षित महसूस करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे भारत की बहुत बड़ी गलती करार दिया है। ट्रूडो ने यह टिप्पणी सोमवार को की। इसी दिन भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया तथा कनाडा के से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों ट्रूडो ने इस बयान को देने के बाद एक काम और करना शुरू कर दिया और वो है भारत पर चढ़ने की कोशिश। जी हां, उसने क्या किया है दोस्तों, भारत के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 4 देशों को लाने में जुट गया है। अब वो हर हाल में इन चारों देशों को एक साथ ला करके भारत को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, विदेश मंत्री मेलानी जोली और नागरिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका के साथ मिलकर निज्जर की हत्या की जांच की जाएगी। ऐसे में सारे तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहा है कनाडा, लेकिन भारत अपने फैसले पर अटल दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी भारत के फैसले का समर्थन करते हो तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, भारत अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन के सौदे पर हो गया हस्ताक्षर। हिंद महासागर में बढ़ेगी हमारी ताकत। जी हां, भारत ने अमेरिका के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन से खरीदने का सौदा कर लिया है। दोनों देशों के बीच इस सौदे पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। लंबे समय से दोनों देशों के बीच इस सौदे को लेकर बातचीत चल रही थी। यह सौदा 32,000 करोड़ रुपए का है। इससे समुद्र से लेकर सतह और आसमान तक भारत की मारक और निगरानी क्षमता में प्रभावी वृद्धि होगी। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बीते हफ्ते ही इस सौदे को अपनी मंजूरी दी थी। भारत में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सौदे पर हस्ताक्षर हुए। भारत द्वारा 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के रक्षा सौदे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते साल अमेरिका दौरे पर किया गया था। इस सौदे की अहमियत को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इस सौदे से दोनों देशों के रणनीतिक, तकनीक सहयोग और सैन्य सहयोग में उल्लेखनीय इजाफा होगा। यानी कि दोस्तों इस डील को होने में बहुत बार आनाकानी हुई है। कभी अमेरिका प्रॉमिस करता था और लेकिन सिग्नेचर के लिए एक समय निर्धारित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फाइनली हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके बाद चाइना की नींद उड़ने वाली है। दोस्तों वहीं बता दें, इतना ही नहीं, एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे जयशंकर जी साथ होंगे। 14 दिग्गज इमरान खान की पार्टी ने वापस लिया प्रदर्शन। दोस्तों पाकिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ समिट की शुरुआत होगी। इस्लामाबाद में होने वाली इस समिट में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी सहित एससीओ सदस्य देशों के 15 दिग्गज लीडर मौजूद रहने वाले हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस दौरान डिनर का आयोजन करेंगे और इसके साथ ही एससीओ की 23वीं समिट की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि जयशंकर जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां उनका अधिकारियों ने स्वागत किया। जयशंकर के एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने की संभावनाएं हैं। वो वहां पर 24 घंटे से भी कम का वक्त बिताएंगे। जयशंकर जी का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही दोनों मुल्कों के संबंधों में तनाव है। जयशंकर जी का पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय के लिए रुकने का मतलब अर्थ तो यही निकल रहा है कि जयशंकर जी एचसीओ के अलावा एक सेकंड भी पाकिस्तान के किसी भी मंत्रियों को नहीं देना चाहते। वो सीधा अपने भारत लौटना चाहते हैं, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की रुचि हर तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पास्ट में किए हैं उन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप भी जयशंकर जी के उस फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारा समर्थन है जयशंकर जी के फैसले का बोलना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, जयशंकर जी के पाकिस्तान दौरे से क्यों इतनी खुश है हिना रब्बानी। विदेश मंत्री से सीधे बातचीत और सच्ची बात का हर कोई है मुरीद। दोस्तों जयशंकर जी के दौरे से उत्साहित पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने इस भारत के फैसले का स्मार्ट पहल करार दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिनको नहीं पता, पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता भेजा था, मगर मोदी सरकार ने जयशंकर को भेजने का फैसला किया। दरअसल जयशंकर जी की विदेश नीति पर गहरी पकड़ है और वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे चुके हैं। जयशंकर जी की साफ गोई और खरी खरी की दुनिया दीवानी है, यहाँ तक कि उन्हें सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ मिल चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपसे हमारा सवाल यही है कि क्या आप बता सकते हैं कि जयशंकर जी का पूरा नाम क्या है। तो वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मानवाधिकारों के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पन्नूस ने सोमवार को गैर उपनिवेशीकरण मुद्दे पर बहस के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। दरअसल पाकिस्तान ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर आधारहीन आरोप लगाए थे। इस पर भारत ने अपने जवाब में पाकिस्तान के निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की और पीओके में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पड़ोसी देश को घेर लिया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोप मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत ये दोहराना चाहेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेंगे। पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों पर जवाब देने का हकदार नहीं। जी हाँ, साथ ही बताते भारत ने पन्नू हत्या साजिश मामले में सीसीआई को किया गिरफ्तार। भारतीय जांच समिति वॉशिंगटन जाने को तैयार। जी हाँ, अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप के मामले में भारत ने अमेरिका को बताया कि उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे के एक आरोप पत्र में सीसीआई के रूप में पहचाना गया था। इस व्यक्ति पर अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जो अमेरिकी धरती पर अंजाम दिया जाना था। ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी को दी। भारत ने अमेरिका को यह भी बताया कि सीसीआई अब सरकारी अधिकारी नहीं है और इस मामले की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति अन्य कड़ियों की जांच कर रही है। इस
भारतीय समिति के सदस्य वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर जा रहे हैं और वहां अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर अपने निष्कर्ष साझा करेंगे और अमेरिकी जांच से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर है पन्नू को लेकर, जहां पर खालिस्तानियों की आलोचना करने के लिए भारतवंशी सांसद को आतंकी पन्नू ने धमकी दे दी है और कह दिया है कि वो अपने अंत का इंतजार करे। जी हाँ, भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य को धमकी दी है। दरअसल चंद्र आर्य लगातार कनाडा में बढ़ रहे खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथी की आलोचना करते रहते हैं। हाल ही में चंद्र आर्य ने कनाडा की संसद में कनाडा के हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा पर अपनी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने इसे सीधे तौर पर खालिस्तानी चरमपंथ से जोड़ा था। अब भारत में वांछित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो संदेश जारी कर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य को धमकी दी है। 2 मिनट के ऑडियो संदेश में पन्नू ने चंद्र आर्य पर देशद्रोह का आरोप लगाने की मांग की। पन्नू ने चंद्र आर्य पर भारत सरकार के मुखपत्र की तरह काम करने और खालिस्तान समर्थकों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बता दें, उत्तर कोरिया ने उड़ा दी दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सड़क। तानाशाह किम जोंग उन के कदम से भड़का तनाव। जी हाँ, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव काफी बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने आक्रोश में उठाए गए कदम के तहत मंगलवार को सड़कों के उत्तरी हिस्से को नष्ट कर दिया है जो अब उपयोग में नहीं है और कभी उसे दक्षिण कोरिया से जोड़ता था। उसने ये कदम उस दावे के बाद उठाया है कि दक्षिण कोरिया ने उसकी राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन उड़ाए थे, जिसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। सड़कों को ध्वस्त करना दक्षिण कोरिया की रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ उत्तर कोरिया के बढ़ते गुस्से को दिखाता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध खत्म करने का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि सड़कों को विस्फोट के जरिए नष्ट करने के जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना ने भी दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी की है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दे, जहां चीन ने ताइवान को चौतरफा घेरा, उड़ाए 153 फाइटर जेट। ताइपे ने भी युद्ध की तैयारी, तैनात कर दी मिसाइलें। जी हाँ, चीन की सेना ने ताइवान को समुद्र में चारों तरफ से घेर लिया है। चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है और ताइवान को डराने के लिए 153 फाइटर जेट उड़ाए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन की सेना ने फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के युद्धपोतों की मदद से सोमवार को जोरदार अभ्यास किया। चीन के इस कदम की ताइवान ने कड़ी निंदा की है और इसे बिना कारण उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। ताइवान ने चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। ताइवान ने बताया कि 25 घंटे में 153 फाइटर जेट ताइवान के आसपास देखे गए हैं। इसमें से 111 फाइटर जेट ने मीडियन लाइन को पार किया जो दोनों को अलग कर दी है। चीन इस सीमा रेखा को नहीं मानता। चीन ने प्रण किया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान को घेरते रहते हुए हैं। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र इलेक्शन और झारखंड इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इनके डेट सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर, झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे जो है वो 23 नवंबर को आएंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नामांकन करने की तारीख 22 अक्टूबर तय की है। वहीं इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है और वोटिंग की तारीख 20 नवंबर और नतीजों की तारीख 23 नवंबर है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में नामांकन की तारीख 18 अक्टूबर है और आखिरी नामांकन 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 अक्टूबर है। चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसके लिए पहले चरण के लिए मतदान झारखंड में 13 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। जी हाँ, यानी कि दोनों राज्य के जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को ही आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, विपक्षियों द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों के बाद अब चुनाव आयोग ने खुद जवाब दिया है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस को सुना दिया, कह दिया है कि जनता ने दे दिया जवाब, ईवीएम 100% सुरक्षित है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अब चुनाव आयोग मंगलवार को ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इससे पहले कहा कि जनता ने चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ही सारे सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, जहां तक बात है ईवीएम की, तो ये 100% फुल प्रूफ है। अगर वे लोग दोबारा सवाल खड़े करेंगे तो हम उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा था कि जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को हैक कर लिया, उसी तरह ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। अलवी ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि चुनाव बैलेट पेपर सही हो, नहीं तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। अगर इजराइल लोगों के वॉकी टॉकी और पेजर्स को हैक कर सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, वहीं इजराइल इन चीजों में एक्सपर्ट भी है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ही ये सब खेल कर लेती है। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़े मुद्दे की जानकारी दे दी गई है। बताया गया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ की आशंका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को दी गई है जिन पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। अब ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग ने भी करारा जवाब दे दिया है कांग्रेसियों को, विपक्षियों को। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ईवीएम वाकई में हैक हो पाता या ईवीएम से कुछ भी गड़बड़ी हो सकती थी और अगर बीजेपी ऐसा की होगी दोस्तों तो लोकसभा इलेक्शन भी कहीं ना कहीं इतना वोटिंग जरूर दिखा देती कि बीजेपी को किसी के साथ गठबंधन की सरकार नहीं बनानी पड़ती। उसके बावजूद ही दोस्तों विपक्षी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। इस पर आपकी राय तो बनती है। बहरहाल ये थी भी सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।